हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 9 और मैं आज अध्याय 9 अर्थात जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। मैंने बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर का वीडियो है जिसमें मैंने बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है उसके बारे में सारा कुछ समझाया है, उसका वीडियो बता दिया है और उसका प्लेलिस्ट ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन वीडियो को जो देख सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न पहला लेते हैं। पहला प्रश्न है, बृहत अणु क्या है? उदाहरण दीजिए। यानी बृहत अणु क्या होते हैं, बृहत अणु के बारे में बताना है और उदाहरण के साथ बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए, जो तत्व जो तत्व अम्ल विलेय अंश में पाए जाते हैं, जो तत्व अम्ल विलेय अविलेय अंश में पाए जाते हैं वे बृहत अणु या बृहत जैव अणु कहलाते हैं। अब आपको पता है बृहत अणु या बृहत जैव अणु सेम चीज है, ठीक है। और वो बृहत अणु कौन से हैं? जैसे न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये क्या होता है? अविलेय पाया जाता है। अब आपको यहाँ सोच रहे हैं कि अविलेय अंश क्या है, तो इसके लिए आपको चैप्टर का वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि विलेय और अविलेय क्या होता है और वास्तव में अविलेय में ही जैव अणु क्यों पाए जाते हैं, ये सारा कुछ बताया था। मतलब बृहत जैव अणु क्यों पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, ग्लाइकोसाइडिक पेप्टाइड तथा फास्फो डाइएस्टर बंधों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बारी बारी से तीनों बंधों के बारे में जानते हैं। पहला बंध है ग्लाइकोसाइडिक बंध। यानी ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है? तो देखिए, बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड अणु एक दूसरे के पीछे बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड अणु एक दूसरे के पीछे जिस सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, जिस सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड अणु एक दूसरे के पीछे जिस सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। इस बंध में एक मोनोसेकेराइड अणु का एल्डिहाइड या कीटोन समूह के दूसरे अणु के एक एल्कोहलिया अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH से जुड़ता है, जिसमें जल H2O का एक अणु पृथक हो जाता है, ठीक है। तो इसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, ठीक है। समझ गए फ्रेंड्स? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आपको ये सारा PDF चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर का, तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो पे 21 लाइक्स आ जाएगा, 21 लाइक आप इस पे कर दीजिएगा तो मैं इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विज्ञान तक, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा विज्ञान तक, जाके टेलीग्राम पे आप विज्ञान तक सर्च कीजिएगा और उसको ज्वाइन कीजिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पेप्टाइड बंध क्या होता है। जिस बंध द्वारा एमिनो अम्लों के अणु एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ते हैं। फिर से देखें, जिस बंध द्वारा एमिनो अम्लों के अणु एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ते हैं उसे पेप्टाइड या एमाइड बंध कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पेप्टाइड बंध ज्यादा बोलते हैं, यही ज्यादा फेमस है, लेकिन उसको एमाइड बंध भी कहते हैं। यह बंध सहसंयोजी होता है और एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह की अगले अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसे जल का एक अणु हट जाता है। यानी ये जब बंध बनता है तो जल का एक अणु होता है वो हट जाता है। दूसरा देखते हैं फास्फोएस्टर बंध। फास्फो डाइएस्टर बंध क्या होता है? चलिए, न्यूक्लिक अम्लों के न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोएस्टर बंधों द्वारा एक दूसरे से संयोजित होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा एक दूसरे से संयोजित होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं और जब संयोजित हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बनाते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध
समीपवर्ती दो न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट अणुओं के मध्य बनता है। यानी जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में फॉस्फेट होता है, उन फॉस्फेट के बीच जो बंध बनता है उसे ही फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारक हाइड्रोजन द्वारा बंधे होते हैं। ये तो जानते हैं कि डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होते हैं नाइट्रोजनी बेस, जैसे कौन कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है, तो एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल हो सॉरी यूरेसिल नहीं, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये चार होते हैं। जबकि आरएनए में कौन कौन सा होता है नाइट्रोजनी बेस, तो एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार होते हैं। और डीएनए में कौन कौन सा होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो इनके बीच जो बंध बनता है वो किसके द्वारा बनता है, वो हाइड्रोजन द्वारा बनता है। साथ में ये भी जान लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 है, प्रोटीन की तृतीय संरचना से क्या तात्पर्य है। यानी जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है उससे आप क्या समझते हैं, ये बताना है। तो देखिए, प्रोटीन की तृतीयक संरचना के अंतर्गत प्रोटीन की एक लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मोड़ी होती है। ठीक है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना के अंतर्गत, यानी प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है उसके अंतर्गत प्रोटीन की एक लंबी कड़ी होती है जो अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी होती है। यह संरचना प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को दर्शाती है, यानी प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसी को हम लोग प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। यानी ये प्रोटीन है, मान लीजिए इसकी लड़ी है, तो ये ऐसे एक गोले की तरह संरचना बनाती है। ठीक है, वो त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल दिखाई देती है, उसी को तृतीयक संरचना कहते हैं। चलिए जानते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं का पता लगाइए जो कम अणु भार वाले हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म जैव अणु का पता लगाना है, जो बृहद जैव अणु नहीं, सूक्ष्म जो छोटे होते हैं जिनका अणुभार कम होता है वह। इनकी संरचना बनाइए। ऐसे उद्योगों का पता लगाइए जो इन यौगिकों का निर्माण विलगन द्वारा करता है। इनको खरीदने वाले कौन है, मालूम कीजिए। यानी आपको 10 सूक्ष्म अणु के बारे में बताना है जो क्या होते हैं, यौगिकों, जिनका निर्माण यौगिकों के विलगन से होता है। ठीक है, और इसको आखिर कौन खरीदता है इसके बारे में बताना है। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए, जीवधारियों में ऐसे तो अनेक सारे जैव अणु पाए जाते हैं, उसमें से हमें 10 बताना है। ठीक है, तो अनेक पाए जाने वाले जैव अणु निम्नलिखित है, जिसमें से हम जानते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस, डिऑक्सीराइबोस, शर्करा और माल्टोज। ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वसा व तेल, वसा व तेल में क्या है, तो पाइमेटिक अम्ल, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये वसा और तेल में होते हैं। एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल में क्या होता है, तो ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये सब है। देखिए नाइट्रोजन क्षारक में कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन क्षारक जिसे कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। और मैंने आपको बताया है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, ये थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं। ये सॉरी क्या क्या हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, दो यहाँ पे हो गया, थाइमिन और साइटोसिन, ये चार होते हैं। जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल और साइटोसिन, ये चार होता है। अब बाकी जो 10 का बात हो रहा था, 10 ये सूक्ष्म अणु बताने थे, तो इनकी संरचना यहाँ पे बनाई हुई है। देखिए ग्लूकोज का संरचना है, ये राइबोस का है। ठीक है, फिर ऐसे ही एमिनो अम्ल में है, ये एलेनिन है, सीरीन है, ग्लाइसिन है। यहाँ से आपको देख करके वो 10 संरचनाएं बना लेने हैं। जैसे ये पाइमेटिक अम्ल है, ये भी एक सूक्ष्म अम्ल। वैसे यहाँ पे ग्लिसरॉल है, यहाँ पे वसा अम्ल का संरचना है। आप यहाँ पे ध्यान से देख करके इस वसा ये संरचना को बना सकते हैं। मैंने जो इस लेसन का वीडियो बनाया है उसमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा किया है। ऐसे ही आप यहाँ पे फास्फोलिपिड्स की संरचना देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का देख सकते हैं। आपको कोई 10 बनाना है इसमें से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये एडेनिन की संरचना है और एडेनिन प्यूरिन का ही टाइप होता है। ऐसे ही यहाँ एडिनोसिन है, ये बहुत सारी ये यूरिडीन है, और ये नाइट्रोजन क्षार में कहीं यूरेसिल है जो
पिरिमिडीन का टाइप है और यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी संरचनाएं आप देख सकते हैं। अब जानते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। तो शर्करा उपयोग, तेल व घी उद्योग, औषधिक उपयोग इनका निर्माण करते हैं। निर्माण कहाँ से होगा, तो शर्करा उद्योग में होगा, तेल एवं घी की जहाँ पे उद्योग होता है वहां पे होता है, औषधि उद्योग में होता है। और इसका उपयोग कौन करेगा, ये तो उद्योग में इसका निर्माण हो जाएगा, वहां पे ये बन जाएंगे, लेकिन इसका उपयोग कौन करेगा, कौन इसको खरीदेगा, तो मनुष्य इसका उपयोग अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। तो वास्तव में जो मनुष्य होते हैं यानी हम लोग होते हैं, वो इन्हें खरीदते हैं और इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 आगे की ओर। प्रश्न नंबर 5 जानते हैं कि प्रोटीन में प्राथमिक संरचना होती है। प्रोटीन में प्राथमिक संरचना होती है, यदि आपको जानने हैं तो ऐसी विधि दी गई है जिसमें प्रोटीन के दोनों किनारे पर एमिनो अम्ल है। तो क्या आप इस सूचना को प्रोटीन की शुद्धता अथवा समांगता से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक वर्ड में देने वाला आंसर नहीं है, थोड़ा सा लंबा, इसको जानते हैं। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या कर रहा है। क्वेश्चन है प्रोटीन के प्राथमिक संरचना होती है। प्रोटीन में प्राथमिक संरचना तो होती है, यदि आपको जानने हेतु ऐसी विधि दी गई है जिसमें प्रोटीन के दोनों किनारों पर एमिनो अम्ल है, तो क्या आप इस सूचना को प्रोटीन की शुद्धता अथवा समांगता से जोड़ सकते हैं। चलिए आंसर जानते हैं। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लंबी व रेखाकार होती है। ठीक है, प्रोटीन कुंडलन एवं बलन द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति धारण करता है। इसे प्रोटीन के प्राकृतिक संरूपण कहते हैं। प्रोटीन के प्राकृतिक संरूपण 4 स्तर के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क। अभी मैंने तृतीयक के बारे में चर्चा किया था। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े एमिनो अम्लों के अनुक्रम प्रोटीन की संरचना का प्राथमिक स्तर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो पेप्टाइड बंध होते हैं उससे जुड़े एमिनो अम्ल के अनुक्रम होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, उसके प्रोटीन की संरचना का प्राथमिक स्तर प्रदर्शित करते हैं। प्रोटीन में एमिनो अम्लों का अनुक्रम इसके जैविक प्रकार का निर्धारण करता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक सिरे पर प्रथम एमिनो समूह का खुला एमिनो समूह तथा दूसरे सिरे पर अंतिम एमिनो अम्ल का खुला कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अतः इन सिरों को क्रमशः एन छोर तथा सी छोर कहते हैं। इसे प्रोटीन की शुद्धता या समांगता प्रदर्शित होती है। ठीक है, इससे क्या होती है, प्रोटीन की शुद्धता और समांगता प्रदर्शित होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक एन छोर है और ये सी छोर है, और इसकी संरचना वास्तव में ये ऐसी बनाई जाती है इस तरह से, और ये एक एन संरचना होगी और दूसरी ओर सी संरचना होगी। इसको आप डिटेल में देखेंगे तो ऐसे होता है। ठीक है, आप इतना भी बना दीजिएगा यहाँ तक ऊपर वाली संरचना तो काफी है, इसको बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करूंगा। यह अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और कोई सुझाव या शिकायत हो उसे कमेंट बॉक्स